लगती है। टिंकू को तेज दर्द होने लगता है। अब टिंकू एक शैतान बन जाता है और शैतान की आत्मा उस मणि के अंदर चली जाती है। एक सुंदरपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में टिंकू नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज जंगल में अपने सुअरों को चराने के लिए जाया करता था। एक दिन वो जंगल में अपने सुअरों को चरा रहा था, तभी टिंकू के पास एक जादू होने लगता है और टिंकू वहां से गायब हो जाता है। टिंकू किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है। वो दुनिया जादुई थी। वहां एक मणि रखी हुई थी जिसके अंदर एक शैतान की आत्मा कैद थी। टिंकू उस मणि के पास जाता है। टिंकू सोचता है, ये चमकदार चीज क्या है? इससे पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। टिंकू उस मणि को छूने की कोशिश करने लगता है, तभी वो मणि आकर टिंकू के माथे से चिपक जाती है और उस शैतान की आत्मा टिंकू के अंदर घुसने लगती है। टिंकू को तेज दर्द होने लगता है। अब टिंकू एक शैतान बन जाता है। वो अपने बारे में सब कुछ भूल जाता है। आज 2000 सालों के बाद मुझे शरीर मिला है। अब दुनिया में सिर्फ तबाही होगी, सिर्फ तबाही। मेरे प्यारे बंको, कहाँ हो तुम? आओ मेरे पास। उस शैतान के पंख निकल आते हैं। वो शैतान हवा में उड़ने लगता है और उड़ता हुआ वहां से चला जाता है। वो शैतान धरती पे पहुंच जाता है। यह कमजोर इंसान 2000 सालों में तो बहुत विकसित हो गए हैं। अब इनके नाश होने का समय शुरू होता है। वो शैतान अपने मुंह से आग उगलने लगता है और पूरे गांव में आग लगा देता है। वो गांव जलने लगता है। शैतान एक आदमी को उठाता है। आज के भोजन का इंतजाम हो गया है। अब मैं कल फिर से आऊंगा और तुम सबको खा जाऊंगा। शैतान उस आदमी को लेकर वहां से चला जाता है। शैतान के जाने के बाद गांव वाले इकट्ठा होते हैं। सब घुटने पे बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, हमें इस शैतान के कहर से बचाओ। तभी वहां पे 3 नागिन प्रकट होती हैं। फिर वो तीनों नागिन सुंदर सी लड़कियों में बदल जाती हैं। एक लड़की कहती है, हम तीनों इच्छाधारी नागिन हैं। हमारी रानी नागिन ने अपनी जादुई मणि में उस शैतान की आत्मा को कैद किया था और शैतान को कैद करने के बाद हमारी रानी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन अब वो शैतान आज़ाद हो गया है, तो हम में से किसी एक को अपनी जान देके उस शैतान को वापस से कैद करना होगा। वो तीनों लड़कियां वहां से गायब हो जाती हैं। शैतान जंगल में उस आदमी को खा रहा था। तभी तीनों नागिन वहां पे प्रकट होती हैं और अपनी जादुई शक्तियों से शैतान पे वार कर देती हैं। शैतान उठकर खड़ा होता है और वो अपनी शक्तियों से वार करता है। उनके बीच में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। तभी एक नागिन अपने सिर से मणि निकालकर शैतान की तरफ छोड़ देती है। वो मणि बड़ी हो जाती है और शैतान की आत्मा उस मणि के अंदर चली जाती है। लेकिन वो नागिन वहीं पे गिरकर मर जाती है। फिर वो दोनों नागिन अपनी शक्तियों से उस मणि को नष्ट कर देते हैं। एक गांव में टिंकू अपनी माँ कमला के साथ रहता था। टिंकू और उसकी माँ दोनों मिलकर मिट्टी के गमले बनाया करते थे और उन्हें बेचा करते थे। टिंकू की माँ कहती है, बेटा, मैं नदी से पानी भरने के लिए जा रही हूँ। ठीक है माँ, लेकिन संभल के जाना। मैंने सुना है नदी में एक बड़ा दानव रहता है जो लोगों को पकड़कर उन्हें खा जाता है। ठीक है बेटा, मैं अपना ध्यान रखूंगी। कमला पानी लेने के लिए चली जाती है। कमला नदी से पानी भरने लगती है।
तभी नदी से वो बड़ा दानव बाहर निकलता है। दानव के गले में इंसान की खोपड़ियों की माला थी। लड़के, तेरा मांस तो बहुत नरम होगा। मेरे मुंह से तो अभी से लार टपक रही है। वो दानव कमला को पकड़ लेता है और उसे लेकर नदी के अंदर जाने लगता है। सामने से दो परी उड़ती हुई आ जाती हैं। दुष्ट दानव, तेरी इतनी हिम्मत, तू मासूम इंसानों को अपना शिकार बनाता है। हमारे होते हुए तू अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वो दोनों परियां अपनी बिजली की शक्ति से राक्षस पे हमला कर देती हैं। राक्षस भी उन परियों को अपनी शक्ति से कैद कर लेता है। फिर राक्षस उन सबको लेकर पानी के अंदर चला जाता है। उधर गांव में जब काफी देर तक टिंकू की माँ वापस नहीं लौटती तो पता नहीं माँ कहाँ रह गई। पानी लेने में इतना वक्त लगता है क्या? अब मुझे ही जाकर देखना होगा। टिंकू भी उस नदी की तरफ चला जाता है। टिंकू नदी के पास आवाज लगाता हुआ अपनी माँ को ढूंढ रहा था। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? माँ। तभी उस नदी से एक बड़ी मछली बाहर निकलती है। वो मछली कहती है, तुम्हारी माँ को दानव नदी के अंदर ले गया है। तुम एक विशेष बच्चे हो और तुम्हारा जन्म इस दानव को खत्म करने के लिए हुआ है। तुम्हें ही इस दानव को खत्म करके हम सबको आजादी दिलानी होगी। लेकिन मैं उस दानव को कैसे खत्म कर पाऊंगा? वो दानव इंसानों को मारकर खा जाता है और फिर उनकी खोपड़ी की माला बनाकर पहन लेता है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ती है। अगर तुम उस माला को उतार दोगे तो वह दानव मर जाएगा। वो मछली पानी के अंदर चली जाती है। टिंकू नदी के अंदर चला जाता है। वो नदी में तैरते हुए अंदर जाने लगता है। टिंकू नदी की गहराई में पहुंच जाता है। वहीं दानव ने उन दोनों परियों को कैद कर रखा था। एक परी कहती है, तुम सीधे जाओ, आगे तुम्हें वो दानव मिलेगा। अपना काम पूरा करना बच्चे। टिंकू आगे चला जाता है। वो दानव घोड़े बेचकर सो रहा था। टिंकू चुपके से दानव के पास जाता है। टिंकू उस माला को उतार लेता है और वहां से भाग जाता है। दानव के पास धमाका होने लगता है और उसके शरीर में आग लग जाती है। दानव जलकर खत्म हो जाता है। फिर वो दोनों परियां भी आजाद हो जाती हैं।